सिवान जिला के मैरवा थाना क्षेत्र के चर्चित जमीन विवाद मामले में अब दूसरा पक्ष भी मीडिया के सामने आया है। राजेश प्रसाद और टुनटुन प्रसाद द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद सुरेंद्र प्रसाद के पुत्र कुंदन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कुंदन कुमार का कहना है कि वे संबंधित जमीन पर पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्य करा रहे हैं। उनके अनुसार डीसीएलआर यानी कि उप समाहर्ता भूमि सुधार द्वारा उनके पक्ष में फैसला दिया जा चुका है, जिसके बाद उन्होंने उक्त जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजेश प्रसाद और टुनटुन प्रसाद लगातार उन्हें कानूनी विवादों में उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। कुंदन कुमार के मुताबिक राजेश प्रसाद ने कथित तौर पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर सिविल कोर्ट सिवान में मुकदमा दायर किया था। उनका यह भी दावा है कि इसके पहले भी इसी विवाद से जुड़े एक मामले में राजेश प्रसाद सिविल कोर्ट से मुकदमा हार चुके हैं। इसके बावजूद वे नए नए मुकदमे दर्ज कर उन्हें परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। जमीन के हिस्से को लेकर भी कुंदन कुमार ने अलग दावा किया है। उनके अनुसार राजेश प्रसाद, टुनटुन प्रसाद, राजेश सोनी, दिनेश सोनी, किशन कुमार एवं अन्य लोगों का उक्त प्लॉट में कुल 8 कट्ठा हिस्सा है, जबकि वे 12 कट्ठा जमीन पर दावा कर रहे हैं, जो उनके अनुसार तथ्यात्मक रूप से गलत है। कुंदन कुमार ने बताया कि संबंधित भूमि पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू है। उन्होंने कहा कि राजेश प्रसाद ने डीसीएलआर के आदेश के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर की है, लेकिन वह मामला अभी फॉर एडमिशन की स्थिति में है और अभी तक सुनवाई के लिए एडमिट नहीं हुआ है। उनके अनुसार यदि अपील स्वीकार हो जाती है तो डीसीएलआर के आदेश के बावजूद वे संबंधित भूमि पर निर्माण कार्य नहीं करा सकते थे, लेकिन चूंकि अपील अभी केवल फॉर एडमिशन के स्तर पर है, इसलिए डीसीएलआर का आदेश प्रभावी है और उसी के आधार पर वे कानूनी रूप से जमीन पर निर्माण कार्य कराने के हकदार हैं। प्रेस वार्ता के दौरान कुंदन कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि टुनटुन प्रसाद पूर्व में एक आपराधिक मामले में जेल जा चुके हैं, जबकि राजेश सोनी, दिनेश सोनी, किशन कुमार सहित अन्य आरोपी उसी मामले में फरार थे। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर भी आशंका है और दूसरी ओर से लगातार विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। कुंदन कुमार के अनुसार जिस 4 कट्ठा जमीन पर वे निर्माण कार्य करा रहे हैं, वह उन्हें स्वर्गीय नंदकिशोर प्रसाद से बदलेन यानी कि भूमि अदला बदली के माध्यम से प्राप्त हुई है और उसी पर वे कानूनी रूप से काम करा रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें कि इन्होंने कुछ क्या लगभग सारे ही इन्फॉर्मेशन जो दिए थे वो गलत दिए थे, बिना किसी डॉक्यूमेंट के और बिना किसी प्रूफ के। जी, तो उसी को लेके हम लोग उनके अगेंस्ट, उनके स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम लोगों के पास ये डीसीएलआर मैडम का ऑर्डर है, ठीक है, जिसमें ये स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि हम लोग अपनी ज़मीन पे निर्माण कार्य करवा सकते हैं। इसको रोकने के लिए जितने भी छल और प्रपंच हो सकते हैं, जितने भी झूठ बोले जा सकते हैं, उन्होंने आपके सामने परसों जो आप लोगों ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने रखे हुए हैं। इसके अगेंस्ट इसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम लोग सीईओ और थाना प्रभारी के, एक मिनट, हाँ, मतलब उनके सहयोग से हम लोग निर्माण कार्य करवा सकते हैं। अगर हम निर्माण कार्य करवाते हैं तो ये थाना प्रभारी और सीईओ जो हैं, अगर हमारे विपक्षी हमें रोकते हैं या उसमें किसी भी तरीके का अवरोध उत्पन्न करते हैं तो हम लोग उन लोगों के ऊपर सीईओ और थाना प्रभारी के द्वारा कार्यवाही हो, ठीक है। इसके अगेंस्ट मेरे जो पटीदार हैं वो लोग कमिश्नर के पास गए, सारण प्रमंडल कमिश्नर जो हैं उनके पास गए हैं और वहाँ उन्होंने एक केस फाइल किया है। अब उनका कहना है कि चूँकि उन्होंने केस फाइल कर दिया है तो ऑटोमेटिक मेरा जो ये ऑर्डर है ये निरस्त हो जाता है, इस पर स्टेटस क्वो लग जाता है। कुछ दिन पहले थाना में और सीईओ साहब के पास उन्हीं पटीदारों के द्वारा ये एक अधिनियम का जो कागज़ है ये लेके आया जाता है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि दायर और अधिग्रहित अगर केस मेरा हो जाता है कमिश्नर के यहाँ तो हम लोग स्टेटस को वहाँ पे ऑटोमेटिक लग जाएगा, हम लोग काम नहीं करेंगे। इसको अगर फॉलो करते हैं तो उनका केस जो अभी दायर हुआ है सिर्फ अधिग्रहण नहीं हुआ है। इसके लिए हम आपको जो केस का स्टेटस है
ये सारण कमिश्नर जो हैं उनके कोर्ट का स्टेटस यहाँ पे ऑनलाइन आप लोग मालूम कर सकते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि फॉर एडमिशन है अभी स्टेटस उसका, एडमिटेड नहीं है। तो फॉर अगर एडमिशन है तो इसके हिसाब से हम लोग निर्माण कार्य करवा सकते थे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि डीएम साहब और एसडीएम साहब और मतलब और भी जगह जाके ये एक 144 का जो ऑर्डर है वो लेके आ गए हैं, ठीक है, एसडीएम कोर्ट से। तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर ये इसका बेसिस अगर ये है कि हम लोग मारपीट कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसके आलोक में इस डीसीएलआर ऑर्डर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम लोग अगर मारपीट कर रहे हैं या वो लोग अगर मारपीट कर रहे हैं तो फिर सीओ और थाना इन्वॉल्व होकर हम हमारे काम को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इनका ये भी जो चीज़ है वो जेन्युइन नहीं है। दूसरा, हम लोग जिस ज़मीन पर निर्माण कार्य करवा रहे हैं, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया था कि 12 कट्ठा ज़मीन उनकी है। ये ज़मीन 5 बार में ख़रीदी गई थी। ये पांचों के पांचों पेपर आपके सामने हैं। इसमें से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका जो रकबा है उसको कैलकुलेट करेंगे और चौहद्दी वगैरह जब देखेंगे तो उनका सिर्फ 8 कट्ठा बनता है। उनके पिताजी ने 8 कट्ठा खरीदा, मेरे जो छोटे दादा थे उनके पिताजी ने 8 कट्ठा खरीदा। उसमें से 4 कट्ठे में से मेरा छोटे दादाजी से बदलान हुआ, बाकी जो 4 कट्ठा है वो छोटे दादाजी के हिस्से में ही है, ठीक है। उनका जो दावा है सिर्फ 8 कट्ठे का है। मैं जो निर्माण कार्य करा रहा हूँ वो अपने आधे में से 40 फीट पे फ्रंट लेके करवा रहा हूँ। उनका जो कहना है कि उनका फ्रंट रुक जाएगा या उनका रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग इस चीज़ को चाहें तो स्पॉट पे जाके, साइट पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक। अभी जैसे वो लोग कह रहे थे कि हम लोग उनको उनकी रेकी करवा रहे हैं या उनको हमारी जान से खतरा है। ये दोनों जो लोग हैं, इन लोग की हिस्ट्री पहले रही है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इन लोग का ऑलरेडी है। जेल जा चुके हैं टुनटुन प्रसाद और राजेश सोनी। जब ये जेल गए थे इनके 6 भाई और इनके बच्चे वगैरह सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे उस केस में। एसपी साहब का प्रतिवेदन इसमें है, उसमें बाकी लोग फरार थे। मामला था 1 मिनट, मामला उस पर कुछ धाराएं लगी हैं जिसमें ये लोग इन लोग पे छेड़खानी और तोड़फोड़, रंगदारी वगैरह ये जो मामले होते हैं ये उन पे लगे हुए हैं, जिसमें ये लोग जेल में गए हुए थे। ये उसकी कॉपी है। इनका बेल जो था वो रिजेक्ट हुआ था। ये लोग 2-3 महीने जेल में रहे थे और बाकी सारे लोग फरार थे उस दौरान भी इनकी पत्नियां जो हैं वो निकल के हम लोगों से मारपीट कर रही थी। मेरा इंगेजमेंट था 2017 में, 17 में इंगेजमेंट था। तो दूसरा पक्ष है टुनटुन प्रसाद हैं, राजेश सोनी हैं, दिनेश सोनी हैं, सुरेश सोनी हैं और टुनटुन प्रसाद के बच्चे हैं, राजेश प्रसाद के बच्चे हैं, दिनेश प्रसाद के बच्चे हैं। ये सारे लोग हैं। एक मामला ये भी आ रहा था कि जो बंटवारे का जो मामला आ रहा था जिसमें कमर्शियल जमीन का फ्रंट की बात, जिसमें आप लोगों का कब्जा की जिक्र की जा रही थी, उसका क्या मामला है? वही अभी आपको बताया ना कि जो फ्रंट वो क्लेम कर रहे हैं कि उनका है, वो उनका एक्चुअली है ही नहीं। पूरे प्लॉट का 106 फीट फ्रंट है। उनका हिस्सा आधा हुआ 8 कट्ठा, तो उनका जो फ्रंट है वो लगभग 52 फीट बनता है, ठीक है, 52-53 फीट बनता है। हमारा जो बनता है वो 52-53 फीट बनता है। मकान वाला मामला में क्या था? मकान वाला मामला 11 बाई 20 फीट का जो फ्रंट है, जो रकबा है उसमें, वो मेरे हिस्से में ऑलरेडी है। ये पूरा मकान मेरे दादाजी का मतलब पूरी ज़मीन जो है ये जिसमें सारे पट्टीदारों का मकान बना हुआ है वो मेरे दादाजी की खरीदी गई ज़मीन है। खरीदने के बाद उन्होंने 4 भाइयों में लगभग बराबर क्या उनको ज़्यादा दिया गया, मतलब एक डिसेंट हिस्सा सबको मिल गया रहने के लिए। वो क्लेम कर रहे थे कि जो बंटवारा में उनको फ्रंट न देकर पीछे दे दिया गया। बंटवारे में दिया गया उनकी मर्जी से। उस टाइम पे रोड इतनी बढ़िया नहीं थी, धूल मिट्टी होता था, पीछे उन्होंने ऑप्ट किया और उनका इंटेंशन शायद उस समय से भी यही रहा होगा कि पीछे लेंगे, बाद में आगे का हमको सब मिल जाएगा, ये उनका इंटेंशन रहा होगा। तो उन्होंने पीछे लिया, अपनी मर्जी से लिया। उन लोगों ने गंभीर आरोप आप लोग के ऊपर लगाया है कि आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, मारपीट करते हैं, जान का खतरा है, प्रशासन और सीओ आपके फेवर में है, पैसे के बल पर आप लोग सब चीज़ करा रहे हैं। प्रशासन और सीओ जो हैं मेरे फेवर में बिल्कुल हैं, लेकिन इस कागज़ की बदौलत है। अगर मेरा कागज़ जेन्युइन है तो कोई भी अधिकारी मेरा फेवर करेगा। अब जब मेरा फेवर करेगा तो जाहिर सी बात है कि मेरे पट्टीदारों को वो ठीक नहीं लगेगा, तो उन पे आरोप लगाएंगे।
DCLR का जो फैसला है उसके बारे में उनका कहना है कि ये एक पक्षीय फैसला है, उनको नोटिस तक नहीं मिला और एक पक्षीय फैसला हो गया हो। अच्छा, एक पक्षीय फैसला कैसे संभव है? जैसे कह रहे हैं कि उनको नोटिस कोर्ट से आया ही नहीं, तो उनको कई बार इससे पहले सिविल कोर्ट का नोटिस जाता है, वो लोग कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है, वो पुराना पैतरा है। DCLR के हो सकता है कि उन्होंने उसको हल्के में लिया होगा, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, ऐसे ही मतलब लेट गो किया होगा। बाद में उनके ऊपर जब ये आ गया ऑर्डर, तो अब उस पर आरोप लगा रहे हैं कि एक पक्षीय फैसला हो गया है। ये है कि पेशेवर अपराधियों के साथ आप लोग की साठगांठ है और उनके द्वारा उनकी रेकी करवाई जा रही है दोनों भाई की। जब मेरे पास ऑर्डर है तो मुझे किसी अपराधी को रखने की या उससे काम कराने की क्या ज़रूरत है? जब मेरे पास ये स्पष्ट ऑर्डर है कि यहाँ पे थाना और CO इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो फिर मुझे अपराधियों की क्या ज़रूरत है? अपराधी वो हैं, इससे पहले उन्होंने हमारी रेकी कराई थी। हम लोग जब सिवान 2 साल पहले भी इस तरीके का मामला हम लोग का हुआ था, हम लोग सिवान गए कोर्ट में, वहाँ पे वो लोग भी गए थे। जब सिवान से हम लोग लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी हमारे पीछे पीछे थी, हमारे साथ 2-3 लोग और थे। ये 2 साल पुरानी बात है, लेकिन हम लोगों ने कोई इसमें किसी तरीके का कोई कंप्लेन किसी से नहीं किया। ये उनकी पुरानी आदत है, मारपीट करना। मैं अभी आपको वीडियोज़ भी कुछ दिखाऊँगा जिसमें वो ईटा लेके हम लोग की तरफ दौड़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग भी रिटेलिएशन में, जाहिर सी बात है कि हम लोग भी उसमें जो भी अपना होगा डिफेंस में कुछ ना कुछ करेंगे। आप लोग का पक्ष क्या होगा, आप लोग क्या चाहते हैं? प्रेस वार्ता करने का क्या उद्देश्य है? मेरा प्रेस वार्ता करने का इकलौता उद्देश्य ये है कि जो वो लोग हम लोगों के बारे में जो भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उसके बारे में हम लोग खुल के सामने आए, हम लोग अपना पक्ष रखें। और हम लोग अपना पक्ष जब रख रहे हैं तो हम लोग पूरे प्रूफ के साथ रख रहे हैं। उनके पास अगर कोई इस तरीके का कोई भी प्रूफ हो, वो अगर 12 कट्ठा क्लेम कर रहे हैं तो उनको वो 12 कट्ठा दिखाना चाहिए। और अगर ये कह रहे हैं कि हम लोग आगे ले रहे हैं, उनको पीछे दे रहे हैं, तो ये भी उनको प्रूव करना चाहिए। आप चाहते हैं कानूनी रूप से जो भी हो, कानूनी रूप से? बिल्कुल कानूनी रूप से हो, कानूनी रूप से होता ही आ रहा है। लेकिन अब उनके अगेंस्ट हो रहा है तो वो निगेटिविटी फैला रहे हैं। सबसे सही तो 144 कैसे लागू? वही समझ में नहीं आ रहा कि जब मेरे पास DCLR का ऑर्डर था तो 144 कैसे लगा, ये तो उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि भागा दौड़ी वो कर रहे थे 144 के लिए। उन्होंने कैसे इसको लागू करवा दिया, ये तो फिर मतलब संशय है इसमें। एक नोटिस उस समय ये भी आया था जिसमें उन लोगों ने जब सारण प्रमंडल में जब अपील पे गए थे आपके विरुद्ध DCLR के एक नोटिस आया था जिलाधिकारी के महोदय में, जिसमें आदेश दिया गया था कि जिस मामले के विरुद्ध ये अपील हो गया है, मेरे पास ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, मेरे पास ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। नोटिस छोड़िए, अधिनियम वही लोग लेके घूम रहे थे, मेरे पास उनके द्वारा ही ये अधिनियम प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी सिवान ने निरोध किया था। हाँ। DCLR यानी कि BLDR हो गए थे BLDR के जब अपील के कमिश्नर किया तो जिलाधिकारी ने एक लेटर निकाल दिया, ठीक है। जिन जिन DCLR के मामले में अपील में लोग गए हैं तो जमीन पर किसी तरह का काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये अधिनियम आपके सामने रखा हुआ है, इसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अपील दायर करने एवं अधिग्रहित होने पर आदेश को एग्जीक्यूट करना विधि सम्मत नहीं है, ठीक है। दायर और अधिग्रहित, फाइल और एडमिशन, ठीक है, इनका फाइल हुआ है, एडमिशन नहीं हुआ। आपको हम ये प्रूफ भी दिखा रहे हैं, हम स्पष्ट आपको सामने से दिखा रहे हैं। ये कमिश्नर कोर्ट के जो वेबसाइट है उस पर आपको दिखा रहे हैं कि अभी तक एडमिशन नहीं हुआ उस केस का। तो जब एडमिशन हुआ ही नहीं है तो फिर मेरा काम रुक क्यों रहा है? मांग क्या कीजिएगा प्रशासन से, क्या मांग रहे हैं? प्रशासन से यही मांग है, जैसे वो भी वही मांग कर रहे हैं कि विधि सम्मत कार्यवाही हो, हम भी वही कह रहे हैं कि विधि सम्मत कार्यवाही हो, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े दोनों पक्षों को सामने बिठा लीजिए, सामने बुला लीजिए, उसके बाद कार्यवाही कीजिए। अब सबके कागज़ जांच कीजिए, उसके बाद कार्यवाही कीजिए।